हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से स्पेशल बीएसएससी की तैयारी करवाई जाएगी और इसमें बीएसएससी के जितने भी प्रीवियस साल के प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्न को एनालिसिस और रिपीट किया जाएगा और ये रिपीट किए जाएंगे। एक बुक को फॉलो की गई है, यहाँ देख लीजिए स्पार्की का बुक है। वन लाइनर प्रश्न है जिसमें बीपीएससी और बीएसएससी के प्रश्न दिए गए हैं। वन लाइनर सामान्य अध्ययन सार संग्रह है। इसमें लगभग पिछले 32 वर्ष में लगभग 14,000 जितने भी प्रश्न प्रीवियस साल की दी गई है वो प्रश्न दिए गए हैं और ये बुक हमारे विनय कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। इसमें हम सब अभी फोकस करेंगे खंड ई पर। खंड ई पर बीएसएससी की सभी परीक्षा जो लगभग 40 सेट में प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा कि ताकि बीएसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे जाएं वो हम सब आप सभी सभी लोगों के लिए क्या हो, काफ़ी आसान हो और लाभदायक भी साबित हो। इसीलिए इस बुक को फॉलो किया गया है और बारी बारी से इसी का सेट करवाया जाएगा। और एक क्लास में तो और चल रही है वो लूसेंट पुराने वाले जो धर्मवीर ले रहे हैं, उस बैच को भी लगातार आगे बढ़ाई जाएगी क्योंकि बीएसएससी का उद्देश्य से ये चैनल पे भी वर्क चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न ये जो पूछे गए हैं वो 1/5/2005 ईस्वी को अमीन का एग्जाम जो पड़ा था उसके प्रश्न है। और इसमें देखिए कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? तो इस पे महत्व दिया गया था किस पर कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित दी गई थी। किसको? आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया था। कब? प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में आया, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। ये पहले इसमें 3 पंचवर्षीय योजना आप सब लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 3 पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर और दूसरा औद्योगिक पर था और तीसरा स्वलंबिता पर था। ये 3 पंचवर्षीय योजना पहले याद कर लीजिए। उसके बाद हम सब जैसे दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इस तरीके से है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरे प्रश्न देख लीजिए, विकसित देश में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार बनाकर किया जाता है? तो विकसित देश में मुद्रास्फीति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाकर किया जाता है। जैसे देखिए ये मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रास्फीति है क्या कि जैसे कोई भी वस्तु की कीमत अगर वृद्धि करना है तो इससे पहले यह देखना होगा कि ये उपभोक्ता वस्तु को कितना खरीद रहा है। अगर उपभोक्ता किसी वस्तु का मांग अगर बढ़ाता है तो बढ़ता है वस्तु का मांग, बाजार में बिक्री बढ़ती है तो उस वस्तु की कीमत को क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। यही है मुद्रास्फीति। और इसमें विकसित देश, जैसे विकसित देश में कौन कौन शामिल है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, ये सब कौन से देश में शामिल है? विकसित देश में। जापान, ये सब विकसित देश में शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया। बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? तो लिच्छवी के शासनकाल में कौन थे? आम्रपाली थे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या कितना % है? तो 17% है। अर्थात ये 2011 के जनगणना के अनुसार ली गई है और इसमें उस समय की जनसंख्या 121 करोड़ थी। कितनी थी? 121 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अब प्रश्न आते हैं क्या दिया? आर्य समाज किसके जड़ तक पहुंचे? तो यह हरिजन के जड़ तक पहुंचे। देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई और ये 1875 ईस्वी में किया गया। इसके बाद आर्य समाज के बाद जैसे आते हैं ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय साम्राज्य और ब्रह्म साम्राज्य की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। ठीक है, और यहाँ पूछा है कौन सा? आर्य साम्राज्य। तो आर्य साम्राज्य हरिजन के जड़ तक पहुंचे। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए। यहीं पर हिस्ट्री के एक प्रश्न और दिए हैं। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जाति के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो सत्य शोधक समाज, अर्थात सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई और ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ब्राह्मणों के विरुद्ध, अर्थात ब्राह्मण के विरुद्ध निम्न जाति के जितने भी लोग थे उसको बढ़ावा देने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की।
ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए, गांधी जी, कौन जी? गांधी जी ने अपना प्रथम आंदोलन क्यों निलंबित किया, अर्थात गांधी जी का प्रथम असहयोगी आंदोलन जो थे उसे क्यों निलंबित किया। तो देखते हैं असहयोगी आंदोलन के बारे में, असहयोगी आंदोलन के बारे में। तो देखिए, असहयोगी आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई और ये चली 22 ईस्वी तक। इसके चलने का 3 कारण। सबसे पहला कारण देख लीजिए क्या था, रॉलेट एक्ट। सबसे पहला कारण रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। दूसरा कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। तीसरा कारण खिलाफत आंदोलन, तीसरा कारण खिलाफत आंदोलन। और ये तीनों को मिला करके महात्मा गांधी ने तीनों को मिला करके असहयोगी आंदोलन की शुरुआत की। और अब देख लीजिए, यह असहयोगी आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा इसे निलंबित कर दी गई। और इसका कारण ये हुआ कि जनता लोग, कौन लोग? जनता लोग ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर, चौरी चौरा नाम जगह पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। ठीक है, जिंदा जला दिया। अब ये जब जिंदा जला दिया, इसके कारण महात्मा गांधी ने देखा क्या कि असहयोगी आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले चुका है। इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को, अर्थात प्रथम असहयोगी आंदोलन को 1922 ईस्वी में बंद कर दी गई। ठीक है, और इसके बाद गांधी जी जेल भी चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसमें एओ हुम, कौन है? एओ हुम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कौन? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर चर्च करें तो यहां आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो इसकी स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने, ये अध्यक्ष बने WC बनर्जी बने, WC बनर्जी बने। ये देखिए, ये स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई कब? 28 दिसंबर 1885। संस्थापक एओ हुम, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। यही पूछ रहे हैं कि किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो एओ हुम की। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का क्या दिया? नारा दिया। और कुछ नारा देख लेते हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, करो या मरो महात्मा गांधी, हे राम महात्मा गांधी, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और नारा ले लेते हैं, दिल्ली चलो हो गया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये इस तरीके से और भी बहुत सारे नारा हैं, आप सब लोग वो भी देख लीजिए। चलिए, तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं केनिया की राजधानी, केनिया की राजधानी, केनिया की राजधानी, केनिया की राजधानी कहाँ है? तो केनिया की राजधानी नैरोबी है। केनिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। राजधानी कहाँ है? नैरोबी। उसके बाद देखिए, 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। फिर प्रश्न दिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश, तो इंडोनेशिया देश हो गया। उसके बाद प्रश्न देखिए, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसी है? तो दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसी है। और जैसे कानपुर, कानपुर तो गंगा नदी के किनारे बसी है। पटना, पटना तो गंगा नदी के किनारे बसी है। हैदराबाद, हैदराबाद तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसी है। इस प्रकार नदी के किनारे बसे शहर हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगले प्रश्न देखिए, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारे बिहार अर्थात बोध गया में मगध विश्वविद्यालय स्थित है। अगले प्रश्न देख लीजिए, जैन
क्या दिया, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। अर्थात पहले ये समझ लीजिए जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 24वां तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के टोटल तीर्थकर की संख्या 24 और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व, कहाँ, कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ, कुंडल ग्राम में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद 23वां तीर्थक ये पूछा अंतिम से एक पहले, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और इसके पहले तीर्थक थे ऋषभ देव। कौन देव, ऋषभ देव थे इसके जैन धर्म के पहले संस्थापक। तो ये हमारा जैन धर्म से संबंधित। अगले प्रश्न पहुंचिए, क्या दिया गया है, किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक श्रीनगर शहर को बनाया था। तो कलहन की राज्य तरंगिणी, कलहन की राज्य तरंगिणी में यह बात का जिक्र है कि श्रीनगर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, अशोक के द्वारा की गई। कौन नगर, श्रीनगर। श्रीनगर जो शहर है वो डल झील के किनारे स्थित है। कौन झील, डल झील के किनारे स्थित है। और ये श्रीनगर शहर जाने के लिए हमें पीर पंजाल, कौन पंजाल, पीर पंजाल दर्रे से होकर के जाना पड़ता है। और पीर पंजाल दर्रे में ही एक जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग है जो 2.5 किलोमीटर सुरंग ये बनाई गई है। यही सुरंग से कहाँ जाएंगे, श्रीनगर शहर जाएंगे। वही श्रीनगर की जो शहर की बनाया था, ये बात अशोक ने बनाया था, ये बात पता कहाँ चलती है, तो कलहन की राज्य तरंगिणी पुस्तक में पता चलती है। चलिए अगले प्रश्न आ जाते हैं, क्या दिया गया, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, तो भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में की गई थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, गुप्त काल। क्या दिया, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास होती है। मतलब गुप्त काल में सबसे ज्यादा सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास होती थी, तो राजा के पास सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है, प्रश्न ये दिया है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत जो संस्कृत में था उसे फारसी भाषा में लिख दिया। वो अनुवाद किसके द्वारा की गई, संस्करण को कहा जाता है। जहां ये किया गया उसे रजमनामा बोला जाता है। रजमनामा, जैसे हम सब महाभारत बोलते हैं वो संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा से ही फारसी भाषा में बदल दिया गया और उस पुस्तक को क्या बोलते हैं, तो रजमनामा बोलते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है, कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई, तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि की क्या हुई, शुरुआत हुई। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो सिक्किम। लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया, आकार और समुद्र में समाहित होने वाले जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है, तो अमेजन नदी। ये प्रश्न का स्वरूप चेंज कर दिया गया, इसमें बोल रहा है क्या कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जो जल राशि के अनुसार सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अब वैसे अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ दे, विश्व की सबसे बड़ी नदी तो नील नदी, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन नदी, चौड़ी नदी अमेजन नदी। यही प्रश्न अगर रिपीट करके भारत में लेकर के आपको चले, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। प्रश्न पूछ दे भारत के सबसे, भारत में सबसे, क्योंकि प्रॉपर भारत में रहना चाहिए, तो भारत में सबसे क्या, भारत में सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। फिर प्रश्न अगर यही पूछ दे ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर, और गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 2500 किलोमीटर। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी की जो संयुक्त धारा जहां से मिलती है उसे मेघना कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, प्रश्न यहां देख लीजिए, पूछ रहा विश्व, क्या प्रश्न दिया, विश्व किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया, तो जीवन चक्र।
किसमें किया था? जीवन चक्र में किया था। ठीक है, कौन? बुद्ध ने। कौन? गौतम बुद्ध ने। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न दिया? किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई? तो ये हमारे नालंदा जिला अर्थात पावापुरी में भगवान बुद्ध की क्या हुई? मृत्यु हुई। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में इनके क्या हुए? जन्म हुए थे। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है? विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी विज्ञान दिवस, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 12 फरवरी रोज डे और 1 फरवरी कैंसर दिवस। 1 फरवरी कैंसर दिवस। ठीक है, ये हमारे फरवरी के कुछ दिवस हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा। कौन सा? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला शेखपुरा है। ठीक है, अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया? हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर, जो अभी झगड़ा और भारत और चीन के बीच में है, सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किए थे? तो ये हमारे थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम थे जो सियाचिन ग्लेशियर का दौरा किए थे। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछा था? शिक्षा, जो मूलतः राज्य का विषय था, जो शिक्षा था वो किसका विषय था? राज्य का विषय था। उस समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित कर दी गई? तो 42वां संविधान संशोधन। जैसे कहने का मतलब शिक्षा, जैसे राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन के लिए 3 सूची बनाई गई। और 3 सूची में एक कहलाई संघ सूची, और दूसरा कहलाई राज्य सूची, और तीसरा कहलाई समवर्ती सूची। तीसरा समवर्ती सूची। राज्य सूची में निर्णय केंद्र सरकार लेते हैं और राज्य सूची में निर्णय राज्य सरकार लेते हैं, जबकि समवर्ती सूची में दोनों लेते हैं। देखिए, शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था। शिक्षा जो था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शिक्षा को हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दी गई। और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यही प्रश्न ये पूछा। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। अर्थात ये अगर संशोधन नहीं होता 42वां, तो ये शिक्षा जो था वो राज्य सूची का ही विषय रह जाता, समवर्ती सूची में नहीं जाता। लेकिन संविधान में संशोधन का जिक्र किया गया प्रावधान है, और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया? भारत में पंचायती राज स्थापना अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पंचायती राज की जो संस्थान है, कौन? पंचायती राज जो संस्थान है वो अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो सरकारी अनुदानों से। सरकारी अनुदानों से। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या पूछा है? पूछ रहा गोबर गैस मुख्य घटक है मीथेन, CH4। गोबर गैस में कौन से? मीथेन गैस पाए जाते हैं। फिर देख लीजिए, यहाँ देखिए प्रश्न क्या दिया गया? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो देखिए, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार की गई थी, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तो अंगीकृत 26 नवंबर 1949, और कब अस्तित्व में आया? तो ये तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी। क्वेश्चन अगला पहुंचते हैं, क्या दिया गया? भारत के संविधान में भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत एवं स्वीकार की गई थी। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया? अगला प्रश्न, संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना वर्ष लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत के संविधान बनाने में संविधान सभा के द्वारा लगा समय था।
अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या अगला प्रश्न दिया है? संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? जैसे 352 अनुच्छेद पहले देख लीजिए कि आपातकालीन लगाता है, ठीक है। आपातकालीन में इसमें मौलिक अधिकार जो निलंबित अर्थात उसे पर अधिकार पाबंदी आपातकालीन नहीं लगाया जाता, तो वो जीवन का अधिकार पर कभी भी आपातकाल नहीं लगते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया? मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार को कब समाप्त की जा सकती है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इसे हेतु आदेश जारी करती है, तब मौलिक अधिकार को निलंबित अर्थात समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन जीवन के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है? अगला प्रश्न कह रहा, कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को अवधि समाप्त होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति है जो इसे भंग कर सकते हैं लोकसभा को, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए, राज्य के राज्यपाल, क्या दिया? राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल जो होता है वो उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न देखिए, क्या भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो एक है उच्च न्यायालय और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक समीक्षा बोले तो न्याय, तो न्याय कौन दे सकता है? एक उच्च न्यायालय और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न देखिए, क्या दिया है? राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में कहां पर केस की जाएगी अर्थात इसका निर्णय कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हुआ तो उस विवाद को निपटाएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति के पद किसके द्वारा सृजित किए जाते हैं? तो संविधान के द्वारा लाई गई थी उपराष्ट्रपति का भी पद, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, क्या दिया गया? मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को कब भंग कर सकते हैं? जब प्रधानमंत्री की संस्तुति हो या प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। और देख लीजिए, कुछ ही प्रश्न और बचे हैं, मात्र थोड़ा सा। अगले प्रश्न देखिए, क्या दिया गया? लोकसभा, क्या प्रश्न दिया गया? लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कै वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के न्यूनतम आयु। अगले प्रश्न देखिए, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पर मिलते हैं? तो यह समताप मंडल में ओजोन परत मिलते हैं। भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक किसको प्रभावित किया? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था, ठीक है। और सबसे बुरा प्रभाव किया था तो मक्का को, किसको बुरा प्रभाव? मक्का को प्रभावित किया था, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया? तो वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड की क्या की थी? शुरुआत किए थे। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या प्रश्न दिया गया है? USPGA टूर्नामेंट के अहर्ता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी थे? तो वह मिल्खा सिंह जी, मिल्खा सिंह थे, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया? कौन सी कृमि त्वचा को पार करके आंत में प्रवेश करती है? तो फीता कृमि है जो त्वचा को पार करके आंत में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न देखिए, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन का भाग का अधिकतम मात्रा कितना होता है? तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिए, क्या दिया गया? एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 1000 ग्राम खून पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, बायो में चल रहा है, आहार नाल का सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो मांसाहारी, जो मांसाहारी होते हैं उसके आहार नाल क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अगले प्रश्न देखिए, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध के रंग पीले होते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, बीजों को अच्छी तरह संरक्षित कहाँ रखी जाती है? तो ठंडे एवं शुष्क अवस्था में बीज रखे जाते हैं। जैसे आलू को कोलेस्ट्रॉल में रखा जाता है तो उसे वहां पर ठंडे एवं शुष्क अवस्था में रखे जाते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या है? हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो उपजाऊ प्रक्रिया के लिए हार्मोन क्या है? उपयोगी है। अगले प्रश्न, SI पद्धति में तापक्रम का मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। जैसे कि द्रव्यमान का केजी हो गया और लंबाई का मीटर हो गया, उसी प्रकार तापक्रम का केल्विन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है? अगला प्रश्न देखिए, एक परमाणु इकाई किसके समतुल्य होते हैं? एक परमाणु इकाई है जो किसके समतुल्य होते हैं? तो 1.675 गुना 10⁻⁻24 ग्राम के। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है,
जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि अपने जड़त्व को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को आगे की ओर झुकना पड़ता है। इसमें दिया ताकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, ऐसे वह अपनी स्थिति को बरकरार रख सके। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया, एक क्रिकेट, कौन दिया? एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? चोट लगने से बचाने के लिए। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है। जैसे गेंद को जैसे ही हाथ पीछे किया तो उसके बीच में लगे समय वृद्धि हो जाती है, और जब समय बढ़ जाने के कारण उसके हाथ पर चोट क्या होता है? कम लगता है। तो क्यों करता है ऐसा? तो संवेग के संरक्षण सिद्धांत के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक हवाई, क्या दिया? एक हवाई जहाज पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे पर दाब क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कम जाएगा, क्योंकि उसका अगर स्पीड बढ़ेगा तो उस पर दाब क्या हो जाएंगे? कम जाएंगे। तीन प्राथमिक रंग कौन कौन है? नहला, कौन है? नहला, नीला, हरा, लाल। नीला, हरा, लाल, तो प्राथमिक रंग तीन है। अब अगले प्रश्न आ जाइए, क्या दिया है? हीरा, हीरा बहुत कठोर है, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो ये बहुत नरम होते हैं, कम कठोर है। हीरा क्या है? कठोर है, जबकि ग्रेफाइट नरम होते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या? निर्जलीकरण, कौन करण? निर्जलीकरण में कौन थोड़ा कम हो जाता है? तो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl है जो निर्जलीकरण में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, एक वयस्क, क्या दिया? एक वयस्क के शरीर में, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 4 से 5 लीटर ब्लड शरीर में होना चाहिए। पादपों में क्या होता है जो पशु में नहीं होता? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज है जो पादप में होंगे, सिर्फ पशु में नहीं होंगे। वेग त्वरण व तय की गई दूरी के सहबंधन को क्या कहते हैं? तो एक सूत्र v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सूत्र ही फिजिक्स का पूछा गया है। अगले प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश, प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। तो ये है जो प्रकाश तरंग के वेव के रूप में चलते हैं, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। आगे देख लेते, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, तो उसका तापमान क्या होगा? तो पहले 0 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है। उसके बाद एक देख लीजिए लास्ट प्रश्न, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो वह नीला रंग का विचलन क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होती है। तो ये हमारे थे सेट, और ये शायद में भी लास्ट प्रश्न थे। तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न को फटाफट किया गया, तेजी से किया गया। क्यों? क्योंकि तेजी से करने का मतलब ये था कि ये वीडियो हमारा पहला था, और कहीं आप सब लोग पहले वीडियो में ही ना उब जाएं, इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए इस प्रश्न को फटाफट किया गया, मतलब डायरेक्ट बतलाया गया। और इस प्रश्न में जितना इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो एनालिसिस करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, और आप सब लोग के सपोर्ट के वजह से ही ये हमारे एक छोटे से परिवार बड़े एक ग्रोथिंग कर सकते हैं। चलिए, कुछ ही फायदे ही सही आपको इस परिवार के मेंबर से, इसीलिए इस परिवार के मेंबर पे बने रहिए कि क्या एक ऐसा टॉपिक सी हो जाए जो आपको वीकली हो और हमारा ठीक हो, जिससे हम आपके भी उस पॉइंट्स को एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते उस पॉइंट को क्या कर सके, ठीक कर सके। तो इस क्लास में इतना ही, और फिर अगले बार आएंगे दूसरे सेट के साथ में जो एग्जाम में पूछे गए हैं BSSC का, उसी का अभी लगातार रिपीट इसमें चलता रहेगा। तो धन्यवाद।